अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी शुएब एंड यूर ट्यूनिंग इनटू शुएब्स वाइब स्टेशन। आज की पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं रूट कनाल्स, इम्स और डेंटिस्ट्री के कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। और यही सब डिस्कस करने के लिए मैंने आज दावत दी है रूट कनाल और एक्सपर्ट डॉक्टर रिजवान नज़ीर को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजवान, कैसे हैं आप? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वालेकुम अस्सलाम। बस कोशिश थी मगर टाइम लग गया आने में। अच्छा, सबसे पहले आप एंडोडोंटिस्ट हैं, एक ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में आपने FCPS करा है, तो आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड बताएं कि आपकी फ़ील्ड जो है वो किस किस चीज़ में जो है वो डील करती है। ओके शुएब, मेरी जो फील्ड है जो कि पहले ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री थी, अब उसका नाम चेंज हो गया, वो रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है। बेसिकली जो मेरी फील्ड है, इसको अगर आप स्पेशलाइज्ड जनरल डेंटिस्ट कहें तो भी मैं कहूँगा करेक्ट वर्ड होगा। बेसिकली जितने भी प्रोसीजर्स हैं, फिलिंग, रूट कनाल, क्राउन ब्रिज, इम्प्लांट, एस्थेटिक प्रोसीजर्स और जो पीडोडोंटिक्स है बच्चों से रिलेटेड, हम ब्रॉडर वे में इन सब फील्ड्स को कवर करते हैं। अच्छा, ओरल हाइजीन आपसे बेहतर कौन जानता है, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि भाई आम आवाम जो है वो अपनी ओरल हाइजीन किस तरह मेंटेन करे, और अगर वो नहीं मेंटेन कर रही तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आवाम को भुगतने पड़ेंगे। ओके, सो बेसिकली ओरल हाइजीन को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो देयर आर टू पर्सपेक्टिव। एक वो पर्सपेक्टिव है जिसमें आप अपनी हाइजीन को खुद मेंटेन कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट एड्स है। जैसे सबसे कॉमनली जो सबको पता है कि हम ब्रशिंग करेंगे एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और इसके अलावा कुछ लोगों को पता है कि फ्लॉसिंग इज़ वेरी नेसेसरी। तो ये सेल्फ हाइजीन हो गया जो कि यूजुअली हर कोई मेंटेन करता है। एक वो ओरल हाइजीन होती है जिसकी जो कि आप जब डेंटिस्ट के पास रूटीन में विज़िट करते हैं तो वो आपके केस के हिसाब से आपको गाइड करते हैं। तो एक वो पर्सपेक्टिव है कि जो आपके जो डेंटल सर्जन हैं वो आपको गाइड करते हैं रिगार्डिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग योर ओरल हाइजीन के, वो आप कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या हर बंदे को जो है वो 6 मंथ्स बाद जो है वो जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास? क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों से यही सुना है कि डेंटिस्ट जो है ना अपने पैसे बनाने के लिए जो हर 6 महीने बाद कहते हैं हमारे पास आ जाओ, तो क्या ज़रूरत सबको है? जिस तरह हमें जनरल बॉडी चेकअप की नीड होती है, इस तरह विजिट टू अ डेंटल सर्जन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई डेंटल इशू नहीं है तो हम समझते हैं मैक्सिमम 2 इयर्स है जिसमें आपने डेंटिस्ट को लाजमी विज़िट करना है, अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो फिर आप अपने डेंटिस्ट को जब विज़िट करेंगे तो आपके इश्यूज़ के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको कितना अरसे बाद आपको विज़िट करना है। जैसे मिनिमम 3 मंथ्स बाद भी हम कॉल करते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। 6 मंथ्स बाद भी कॉल करना होता है, कभी कभी मरीज़ को कहते हैं कि आप 1 साल बाद विज़िट करें, मगर नॉट मोर देन 2 ईयर्स। इन केस यू हैव वेरी गुड ओरल हाइजीन तब भी आपने आफ्टर 2 इयर्स डेंटिस्ट को लाजमी विज़िट करना है। डेंटिस्ट के पास लोग जाते हैं, आप लोग फिर स्केलिंग वगैरह रिकमेंड करते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई स्केलिंग करवाएंगे तो हमारे दांत जो हैं वो हिलने लग जाएंगे, हमारे दांत घिस जाएंगे। डेंटिस्ट जो हैं वो सिर्फ अपनी बातें ऐसी करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बारे में बताएं, क्या स्केलिंग से दांत हिलते हैं या दांतों को कुछ नुकसान पहुँचता है या सिर्फ ऐसी कहने की बातें हैं? बात यह है कि स्केलिंग एक आम वर्ड क्लीनिंग है। एक हर इंसान को पता है क्लीनिंग का मतलब यह है कि आपने सफाई करानी है, और डेंटल टर्म जो है वो स्केलिंग है। सो ये वर्ड ये आपने याद रखना है, हर इंसान को क्लीनिंग या स्केलिंग की नीड नहीं होती। वो जब डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, जब हमें लगता है कि पेशेंट को स्केलिंग की ज़रूरत है तो हम रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज़ हम मना कर देते हैं। सो आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्केलिंग कराने से टीथ लूज़ हो जाते हैं। सो स्केलिंग इट्सेल्फ एक क्लीनिंग प्रोसीजर है, और आपको पता है क्लीनिंग तो वैसे ही सुन्नत है और क्लीनिंग करना अच्छी बात है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स, सेलेक्टिव पेशेंट्स, बहुत मिनिमम पूल है उन पेशेंट्स का, वो इतने अरसे बाद डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं कि उनके दांतों पे जो आम अल्फाज में हम कचरा कह लें या हमारी ज़बान में उसको टार्टर या कैलकुलस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है। इतना ज़्यादा लगा होता है कि उसकी जो अपने दांत के जो नॉर्मल सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जिनमें दांत एम्बेड होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, उसकी हड्डी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती है। सो उस केसेस में जब हम हटाते हैं टार्टर तो डिपेंड ऑन द पेशेंट्स हाइजीन, कुछ पेशेंट्स को लगता है कि उनके दांत हिल रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि अगर हम इनकी स्केलिंग करेंगे तो इनके दांत हिलेंगे, तो हम पेशेंट को पहले ही वार्न कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट की टार्टर बहुत ज़्यादा होता है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरे करें।
एक्सरे में आपको आइडिया हो जाता है कि आपके दांत में हड्डी कितनी मौजूद है, तो आप पहले से गाइड कर सकते हैं। तो यूजुअली ऐसी बात नहीं है कि आप जिसकी भी स्केलिंग करेंगे उसके टीथ लूज़ हो जाएंगे। आप अपने डेंटिस्ट को, सही डेंटिस्ट को विजिट करें, वो पहले से आपको आपके हाइजीन पे गाइड करेंगे और पहले से बता देंगे कि आपके दांतों में कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। यूजुअली जब आप फर्स्ट टाइम स्केलिंग कराते हैं और आपके टारगेट डिपॉजिट होते हैं, सो पेशेंट्स को ठंडा गर्म की शिकायत होती है, जो एक सर्टेन टाइम तक होती है, उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाती है। और जैसे जैसे आप रूटीन में कराते हैं तो फिर यूजुअली किसी को कंप्लेन नहीं होती। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी हाइजीन कैसी है, आपके माउथ में कितना ज़्यादा टार्टर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, जिनकी जिंजाइवल रिसेशन हो चुकी है और बोन लॉस हो चुकी है, तो क्या वो वापस रिपेयर हो जाएगी इससे स्केलिंग के बाद? सो अगेन ये फिर क्राइटेरिया है, आप क्लासीफाई करते हो कि किसकी कितनी ओरल हाइजीन ख़राब है, उसकी वजह से कितनी ज़्यादा रिसेशन हो गई है। रिसेशन का मतलब मसूड़ों का अपनी जगह से हट जाना, जैसे नीचे वाले मसूड़े नीचे चले जाना, ऊपर वाले मसूड़े ऊपर चले जाना, दांत का जो शो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा शो हो रहा है, कि आइदर आपको ट्रीटमेंट की नीड है या नहीं है। इसमें भी बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे आप गेन कर सकते हैं, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। अगर बहुत ज़्यादा बोन लॉस हो गई है, इतना कि जो अनफेवरेबल है टूथ है, तो फिर उस केसेस में आप कुछ प्रोसीजर्स नहीं कर सकते। मगर अगर एक सर्टन लेवल तक आपकी रिसेशन या मसूड़ों का नीचे चले जाना या ऊपर वाले मसूड़ का ऊपर चले जाना, अगर एक सर्टन लेवल तक होता है तो येस, आप थोड़ा बहुत गेन कर सकते हैं विद सम प्रोसीजर्स, और वो अगेन आपके डेंटिस्ट आपको गाइड करेगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं डेंटिस्ट से, जिनको इंस्ट्रूमेंट देखते ही जो है ना वो चक्कर आने लग जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? सबसे पहले आपको जो फोबियाज़ हैं उनको डिवाइड करना होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि लोगों के एक्सपीरियंस से उनके अंदर डर आ जाता है कि यार उनका एक्सपीरियंस सही नहीं था तो मेरा भी एक्सपीरियंस सही नहीं होगा। प्लस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरली जिनको फियर होता है। सो ये लोग वो होते हैं जो उनका आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। आप उनको दूसरे लोगों का होता हुआ प्रोसीजर दिखा सकते हैं, आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इवन आपके पास यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस होती हैं, आप उन्हें वो शो कर सकते हैं कि भाई कंफर्टेबल प्रोसीजर है। फिर एक वो पेशेंट होते हैं जिनको जनरल एंजाइटी होती है, जो कि एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, जिनको ना सिर्फ डेंटल प्रोसीजर से एंजाइटी है, उनको जनरल हर चीज़ से एंजाइटी है। ऐसे लोग थोड़े से मुश्किल होते हैं। सो ऐसे लोगों को मैनेज करने के लिए आपको उनके फेयर्स को देखना होता है पर्टिकुलरली, और समटाइम्स आपको उनको रेफ़र करना पड़ता है उनके साइकेट्रिस्ट के पास, ताकि वो उनकी हेल्प आउट करें और उनका ओवरऑल जो फेयर है वो कम हो। वरना जो नॉर्मली जो फेयर हैं, जो मिथ्स हैं लोगों की, आप उनको बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो इतना कोई मुश्किल काम होता नहीं है। जब लोगों को दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, स्वेलिंग हो रही होती है, लोग जो है वो खुद से मेडिकेशंस वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमारी स्वेलिंग कम होगी, दर्द कम होगा तो फिर हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। तो ऐसा करना सही है या फ़ौरन ही दिखा दो भाई डेंटिस्ट को? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन किसी भी कंडीशन में एडवाइजेबल नहीं है। हमेशा आप जब भी कोई किसी किस्म की कंसर्न हो, यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट और लेट हिम और हर डिसाइड कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं कि, या ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि हमें प्रोसीजर करना मैंडेटरी लगता है कि दवाइयों का असर इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर हम प्रोसीजर्स करते हैं और उसके साथ दवाइयाँ देते हैं, तो उनका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट को पेन हो रहा होता है, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, बट उस जो पेन होता है वो लेटर ऑन स्वेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और पेशेंट की जो स्वेलिंग है बहुत अनकंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से जो डेंटल प्रोसीजर होता है वो उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो जहाँ तक आपकी बात है कि एडवाइजेबल यही है कि आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, पेन हो, स्वेलिंग हो, कुछ भी हो, कोशिश करें आप विजिट करें डेंटिस्ट के पास एंड लेट द डेंटिस्ट डिसाइड अबाउट योर फेट कि आपके लिए सबसे बेहतर मेडिसिन कौन सी है या आपके लिए सबसे बेहतर प्रोसीजर कौन सा है जो आपको फ़ायदा देगा। जिन लोगों के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, तो क्या हर किसी को ज़रूरत होती है कि भाई वो जो है वो रूट कनाल करवा ले? आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको जो है वो फिलिंग की ज़रूरत है, किसको रूट कनाल की ज़रूरत है? सुशेब, जनरल पॉपुलेशन के लिए सवाल है कि दांतों में कीड़ा लगाओ, जिनको हमारे टर्म्स में केरीज बोलते हैं, डिके बोलते हैं। बेसिकली जब भी कोई आपके पास पेशेंट आता है और उसके दांतों में डिके लगा हुआ होता है, तो हम सबसे पहले उसको एवेलुएट करते हैं। क्लिनिकल सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, उस पर हम उसको एवेलुएट करते हैं कि उसकी डेप्थ कितनी ज़्यादा है। टूथ को ड्राई करके हम अच्छे से एग्जामिन करते हैं और कलर देखते हैं। इसके अलावा मल्टी फैक्टर्स और होते हैं जिनको हम एवेलुएट करते हैं, और इन द मीन वाइल अगर हमें ज़रूरत लगती है तो फिर हम एक्सरेज भी करते हैं, ठीक है। और एक्सरेज पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ केरीज क्या है, और एक्सटेंट ऑफ केरीज के ऊपर हमारा फर्दर डिसीजन होता है। अच्छा, आपने इसको इस तरह समझा है, सिंपल
उसमें इक्वेशन में कि अगर दांत की 3 लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर जिसको इनेमल कहते हैं, उसके बाद डेंटिन आती है, फिर एंड में जो सेंसिटिव लेयर है जिसे हम पल्प कहते हैं या लिविंग टिश्यू कहते हैं। सो अगर आपकी कैविटी बिल्कुल आउटर लेयर में है या सेकंड लेयर के आउटर थर्ड या मिडल थर्ड तक है, तो फिर तो आपको परेशानी वाली बात नहीं, बिकॉज आप इसको क्लीन करेंगे और वो जो रॉटन टूथ स्ट्रक्चर आप उसको हटाएंगे और उसको फिल कर लेंगे। बट अगर वो सेंसिटिव पार्ट की तरफ चले जाता है तो फिर पेशेंट की हिस्ट्री के साथ, एक्सरे फाइंडिंग के साथ आप कोरिलेट करते हैं। अगर आपको ऐसे लगते हैं नहीं कि सेंसिटिव पार्ट तक चले गया और पेशेंट को पेन हो सकता है या पेन है, पेशेंट की हिस्ट्री बता रही है कि पेन है, तो फिर आप सिंपल फिलिंग करेंगे तो पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता। फिर ऐसे केसेस में हमें जो टूथ का जो थर्ड लेयर है जिसको हम पल्प कहते हैं, जो नर्व बेसिकली आम लोगों के लिए होता है कि नर्व तक पहुंच गया, तो फिर हमें नर्व रिमूव करनी पड़ती है और ना सिर्फ नर्व की फिलिंग, उस खाली जगह की फिलिंग करनी पड़ती है, फिर दांत की फिलिंग करनी। सो उस अमल को हम रूट कैनाल कहते हैं, जिसमें हम नर्व को भी क्लीन करते हैं। मगर अगर कैविटी आम फहम में अगर सुपरफिशियल लगी हुई है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो फिर आप फिलिंग कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो गोरों की, अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं कि रूट कनाल जो करवाता है वो डेड स्पेस डेंटिस्ट छोड़ देते हैं और वो बॉडी के अंदर जो है वो एक नॉन लिविंग चीज़ छोड़ दी, उसके अंदर कुछ भी मसला हो सकता है। तो रूट कनाल मतलब कि कामयाब चीज़ नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि लास्ट जो मैंने आपको आंसर किया था उसमें मैंने बताया कि रूट कैनाल बेसिकली क्या प्रोसीजर होता है। हम दांत की जो थर्ड लेयर होती है जिसके अंदर नर्व्स होती हैं, हम उसको निकालते हैं और जो खाली स्पेस है उसको हम भर देते हैं विद द इनर्ट मटेरियल। ठीक है, हम कभी भी इसको खाली नहीं छोड़ते। ओके, सो हमें इसके लिए समझना होगा सबसे पहले डेड स्पेस क्या होती है। डेड स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जो कि बिल्कुल खाली जगह होती है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो सके। सो अगर आप रूट कैनाल के प्रोसीजर्स को समझोगे तो हम खाली जगह कभी छोड़ते ही नहीं, हम तो उस जगह को फिल करते हैं। सो जिन बेसिस पे ये रूमर्स फैल रहे हैं, या हमसे भी बहुत लोगों ने सवाल किया कि रूट कैनाल नहीं करनी चाहिए, हमें लोग बहुत से मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं या वीडियोज़ भी फॉरवर्ड करते हैं कि डेड स्पेस छोड़ देते हैं और ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो टेक्निकली अगर आप रूट कैनाल कर रहे हैं तो आप कोई डेड स्पेस नहीं छोड़ रहे, आप जो जगह को क्लीन कर रहे हैं उस एम्प्टी स्पेस को आप बहुत अच्छे से फिल कर रहे होते हैं, जिसको हमारी ज़बान में ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। तो आप उसको बहुत अच्छे से फिल करते हैं। सो मैं इनको रूमर्स ही कहूँगा या मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि रूट कैनाल नहीं करना चाहिए, डेड स्पेस है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। तो रूट कनाल बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है? ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है और आज की डेट में भी अगर आप टूथ को सेफ़ करना है, किसी भी पेशेंट के दांत में ऐसी कोई भी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से आपको उसकी नर्व रिमूव करनी पड़ रही है, सो टूथ को बचाने के लिए वाहिद रूट कैनाल वाहिद एक प्रोसीजर है जिससे आप टूथ को सेव कर सकते हैं और इनफैक्ट इन्फेक्शंस को भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डूइंग रूट कैनाल। अच्छा, रूट कनाल जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स भी करवा सकते हैं बिल्कुल सेफली, कोई मसला वसला तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल जो रूट कैनाल प्रोसीजर है इट्स अ सेफ प्रोसीजर और डायबिटीज़, नॉन डायबिटीज़ सब करा सकते हैं, किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है इसमें। अच्छा, जो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है तो उससे कोई डिजीज़ एसोसिएटेड हैं ऐसी कि भाई और कोई बीमारी हो सकती है उसको, ऐसा कुछ है या ये सिर्फ एक मिथ है? ये जो आपने सवाल किया शेब, ये बड़े ब्रॉडर टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रिलेट करते हैं, अगर पेशेंट की ओरल हाइजीन नहीं अच्छी होती तो उसको हार्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं। दिस इज टू वे रिलेशन। किसी को डायबिटीज़ है और उसकी ओरल हाइजीन भी अच्छी नहीं है तो पूरा ओरल हाइजीन की वजह से डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल हो सकती है और डायबिटीज़ अनकंट्रोल होगी तो ओरल हाइजीन ख़राब हो सकती है। किसी को ब्लड वेसल्स की कोई डिजीज़ है वो भी अफेक्ट हो सकती है। सो ओरल हाइजीन का डायरेक्ट रिलेशन होता है बहुत सी डिजीज़ के साथ। सो ओरल हाइजीन एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी की हाइजीन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ओरल हाइजीन इट शुड बी गुड एंड दैट इज़ द रीज़न हम हर एक को रेकमेंड करते हैं कि आप अपने डेंटिस्ट के पास एनुअली या बाय एनुअली आप लाजमी विज़िट करें अगर आपको कोई इशू नहीं है तो, ताकि आप वो मेक श्योर कर सकें आपकी हाइजीन बिल्कुल सही है। अच्छा, पहले आपने जैसे बताया कि फिलिंग आप लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं, हम लोग सबसे पहले फिलिंग करें, फिर अगर बात और आगे बढ़ गई तो फिर अब रूट कैनाल पे जाते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि एक्सट्रैक्टेड की अब जो है वो केस है? आपको सवाल किया कि आप कोशिश करते हैं। देखिए, कोशिश इज़ नॉट अ गुड टर्म। हर
टूथ को आपको उसको मेरिट पे डील करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आया जिसका दांत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, वो दांत बच नहीं सकता, सो हम उसको डायरेक्टली दांत निकालने का भी कह सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स आपका टूथ कितना ज़्यादा ख़राब है, और हम यूजुअली इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपका अगर रॉटन टूथ स्ट्रक्चर है या डिकेड जो ख़राब पार्ट है, जो कीड़ा लगा हुआ है, उसको साफ़ करके अगर हम देखें तो कितना % टूथ स्ट्रक्चर रहता है, क्या वो टूथ स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट दे सकते हैं इन द लॉन्ग रन, क्या आप उसको खाने पीने के लिए इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। उस बेसिस पे हमारा डिसीजन होता है कि आया हम ये दांत सेव करेंगे या नहीं सेव करेंगे। अच्छा, क्या हर रूट कनाल के प्रोसीजर के बाद क्राउन लगाना ज़रूरी होता है? और अगर क्राउन लगाना ज़रूरी होता है तो कौन कौन से क्राउन जो हैं वो बेस्ट हैं? अच्छा, सो रूट कैनाल के बाद देखा ये गया है कि टूथ की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न। दिस इज़ एन इस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि टूथ की स्ट्रेंथ वो नहीं रहती रूट कैनाल के बाद जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है। अब रूट कैनाल यूजुअली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो यूजुअली रिक्वायर्ड होता है तो प्रोसीजर किया जाता है, या टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन रूट कैनाल की जाती है कि किसी प्रोसीजर से रिलेटेड पेशेंट को पेन ना हो तो आप फिर इलेक्टिव रूट कैनाल्स भी करते हैं। सो रूट कैनाल के बाद देखा ये गया है कि वो दांत जिन पे रूट कैनाल के बाद कैप्स या क्राउन्स नहीं किए गए, उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस 5 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो टीथ जिन पे आप क्राउन कर देते हैं। सो बेसिक मकसद क्राउन करने का या कैप करने का ये होता है कि टूथ की जो फोर्सेस होती हैं जो दांत पे लग रहे होते हैं खाना खाने की वजह से, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और वो उसको फ्रैक्चर से प्रिवेंट करें। सो येस, इन वेरी वेरी रेयर केसेस आप कह देते हो कि पेशेंट को कह देते हो कि आप क्राउन ना लगवाएं, वरना इन मोस्टली आप यूजुअली आप रेकमेंड करते हो क्राउन्स। अब नाउ मल्टीपल किस्म के क्राउन्स जिसमें लोग आजकल बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि ज़िरकोनिया क्राउन लगवाएं या पोर्सलिन क्राउन या ईमैक्स क्राउन लगवाएं, क्योंकि पोर्सलिन या ईमैक्स क्राउन, ईमैक्स इज़ अ टाइप ऑफ पोर्सलिन क्राउन, सो देयर शुड बी 2 क्राउन्स, ज़िरकोनिया या पोर्सलिन क्राउन। तीसरा क्राउन वो है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे लगा रहे होते हैं, जो कि पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल या मेटल क्राउन होता है। सो अब ये डिसाइड करना है, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं कि लोग आके पूछते हैं कि हमें ज़िरकोनिया क्राउन करवाना है या पोर्सलिन क्राउन कराना है, तो आप कब डिसाइड करेंगे कौन सा बेहतर है? अच्छा, जो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं कि स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। अगर हम ज़िरकोनिया या पोर्सलिन क्राउन को कंपेयर करें तो ज़िरकोनिया क्राउन की स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा होती है पोर्सलिन क्राउन से। पोर्सलिन क्राउन जस्ट लाइक ग्लास। अब क्योंकि वो ग्लास की तरह है तो खूबसूरती पोर्सलिन क्राउन की कई गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ज़िरकोनिया, ठीक है। सो आम फहम में आपने बहुत आराम से समझ लेना है कि अगर आप पीछे वाले दांत पे काम कर रहे हैं, बैक टूथ पे काम कर रहे हैं, तो आप यूजुअली पोर्सलिन क्राउन पसंद नहीं करते, आप ज़िरकोनिया क्राउन लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है खाने पीने की। सो पीछे वाले दांतों के लिए हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप ज़िरकोनिया क्राउन की तरफ जाएँ, या जो नॉर्मल रूटीन में क्राउन्स होते हैं, मगर अब नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम यूजुअली ज़िरकोनिया या पोर्सलिन क्राउन्स ही रेकमेंड किए जाएंगे, आगे जाके भी ऐसा ही होने वाला है। सो पीछे वाले दांतों के लिए बेहतर है कि आप ज़िरकोनिया क्राउन की तरफ जाएं। अब आ जाते हैं फ्रंट दांत में। फ्रंट टीथ पे आपको देखना होता है कि कौन सा क्राउन करना है। अगर ऐसे पेशेंट हैं जिनके दांत में डिस्कलरेशन है, उनके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कलर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसमें भी आपको पोर्सलिन क्राउन से फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो पोर्सलिन क्राउन हैं वो ग्लास की तरह हैं, उसमें सी थ्रू इफेक्ट होता है। सो अगर आप फ्रंट टूथ पे काम कर रहे हैं और फ्रंट टूथ का कलर ऑलरेडी ख़राब है, तो फिर भी हम रेकमेंड करेंगे आप ज़िरकोनिया क्राउन कराएं और ज़िरकोनिया क्राउन के ऊपर पोर्सलिन की लेयरिंग कराएं, ताकि ज़िरकोनिया क्राउन टूथ के कलर को मास्क करे और जो पोर्सलिन है वो खूबसूरती है। और अगर आप फ्रंट टूथ पे करवाना जिसका कलर नॉर्मल है बिल्कुल, या प्योरली एस्थेटिक प्रोसीजर कराना है फ्रंट टूथ पे, तो हम समझते हैं फिर आप पोर्सलिन क्राउन पे जाएं, क्योंकि पोर्सलिन क्राउन की जो खूबसूरती है वो कई गुना ज़्यादा होती है। फिर अगेन आपके पेशेंट बेस्ड क्राइटेरिया होता है, पेशेंट की बाइट देखनी होती है कि पेशेंट के जो चबाते हैं उनके बाइट फोर्स कैसी है, उसकी बेसिस पे यूजुअली आप डिसाइड करते हो बिटवीन ज़िरकोनिया एंड पोर्सलिन क्राउन। पब्लिक में एक आम तासुर ये है कि रूट कनाल जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है और रूट कनाल जो है वो सक्सेसफुल भी नहीं होता, फिर उसके बाद जो है वो बाद में हमें दांत निकलवाना ही पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुएब, सबसे पहले रूट कैनाल का बेसिक मकसद समझना होता है। यूजुअली रूट कैनाल का मकसद
तकलीफ़ ख़त्म करना होता है, तकलीफ़ देना नहीं होता। और रूट कनाल का मकसद ये होता है कि पेशेंट का दांत सेफ किया जाए, ना कि उसको रिमूव किया जाए। आपने भी अपना रूट कनाल करा, आपको दर्द हुआ? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ओके, सो यूजुअली रूट कनाल के बाद हर एक का जवाब ये होना चाहिए, रूट कनाल का जो प्रोसीजर है ये पेन रिलीफ करने के लिए होता है, ना कि पेन देने के लिए होता है। और बहुत बहुत रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है कि पेशेंट को डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट रूट कनाल होती है, जिसके रीजंस हो सकते हैं मल्टीपल। बट यूजुअली जब भी आप किसी दांत पे रूट कनाल करते हैं, द टूथ शुड बी एब्सोल्युटली पेन फ्री, कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, और लेटर ऑन वो दांत बिल्कुल रेडी होना चाहिए च्यूइंग के लिए। सो अगर आप और दूसरा सवाल ये कि रूट कनाल करते हुए बहुत दर्द होता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें रूट कनाल करते हुए दर्द होता है, उसमें भी आप एक पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होते हैं जो आप करते हैं तो उसमें भी पेन फ्री हो जाता है पेशेंट। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई वुड से 90-95% ऑफ द केसेस रूट कनाल बिल्कुल पेनलेस होता है। और अगर उनमें पेन हो भी रहा होता है तो जो रिमेनिंग 10% है उनमें भी आप अगर टूथ के अंदर नम कर देते हैं तो वो बिल्कुल पेन फ्री हो जाता है। तो वो बहुत स्लाइट ड्यूरेशन के लिए पेशेंट को पेन होता है और वो इवेंचुअली पेनलेस हो जाता है। अच्छा, रूट कनाल के दरमियान या रूट कनाल शुरू करने से पहले एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है, या फिर जो है कुछ लोग जो है वो ख़ुद से ही सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, वो समझते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो पेन किलर है और वो पहले से ही एंटीबायोटिक खा कर आते हैं। तो क्या ऐसा है कि रूट कनाल से पहले या रूट कनाल के दरमियान जो है वो आपने एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है? सबसे पहले रूट कनाल क्या है? रूट कनाल, अगर हम दांत के अंदर काम कर रहे हैं, दांत के सेंटर में काम कर रहे हैं, दांत की रूट्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये रूट कनाल। अगर पेशेंट को सिंपल पेन है तो किसी किस्म का कोई रोल नहीं है एंटीबायोटिक्स का, बिकॉज एंटीबायोटिक्स कभी भी बॉडी से एब्जॉर्ब होकर आपके टूथ के अंदर नहीं जाएंगे। अगर हम किसी की रूट कनाल कर रहे होते हैं, अनलेस पेशेंट को बहुत बड़ी फेशियल स्वेलिंग, मुंह बहुत ज़्यादा सूजा हुआ हो, तो तब तक हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स नहीं देते। एक सिंपल पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है और आप रूट कनाल कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। इवन हम पेशेंट अगर ले भी रहा होता है तो हम डिस्करेज करते हैं कि नहीं, बेहतर आप इसको बंद कर दें, हम एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, और ना ही कोई रोल है। एक सेलेक्टिव केसेस क्या होते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और पेशेंट डायबिटीज़ के साथ है और उसकी अगेन फेस पे स्वेलिंग है, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा पास डिस्चार्ज आ रहा है स्वेलिंग के साथ, तो फिर एक बहुत बहुत रेयर पूल ऑफ पेशेंट्स है जिनमें आपको देनी पड़ती है। वरना यूजुअली आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है अगर हम रूट कनाल करा रहे हैं। प्रोस्थेटिक हेल्थ वेल्थ में अगर आप दांत निकलवा रहे होते हैं, उसमें भी डिफरेंट गाइडलाइंस जो कभी चेंज हो जाती है, कभी आ जाती हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप दांत निकलवा रहे हैं तो फिर आपको एंटीबायोटिक की काम करवाने से पहले देना होती है। तो उसमें टूथ निकालने के लिए इंडिकेशन है कि आपको एंटीबायोटिक देनी है, रूट कनाल के लिए कोई इंडिकेशन नहीं। जो लोग रूट कनाल करवा लेते हैं उसके कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, कुछ महीनों बाद जो है उनके वापस से दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसका ये क्यों होता है? देखिए, यूजुअली रूट कनाल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके बाद पेशेंट को किसी किस्म का दर्द, स्वेलिंग, सूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूट कनाल के जो सक्सेस रेट है 100% नहीं है। अगर आप बहुत परफेक्ट रूट कनाल भी करते हैं तो सब भी एक क्राइटेरिया है। कुछ केसेस में 95% सक्सेस रेट है, केसेस में लेस देन 90%, 85% सक्सेस रेट होते हैं डिस्पाइट डूइंग गुड रूट कनाल। अगर किसी पेशेंट को रूट कनाल के बाद कभी भी 1 साल, मैं ये कहूँगा 10 साल बाद भी हो सकता है, किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, किसी पेशेंट को स्वेलिंग हो रही है, सूजन हो रही है, किसी पेशेंट को कोई दाना बन रहा है जिसमें किसी किस्म का ब्लड आ रहा है या पस डिस्चार्ज आ रहा है, तो डेट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू करेक्ट दैट। अगेन मैं दोबारा कहूँगा, रूट कनाल के सक्सेस रेट अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो वो तब भी 100% नहीं होती, ठीक है। जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, या हमारे पास जितने मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं रूट कनाल वाले, जिनकी रूट कनाल हुई भी होती है और वो हमारे पास आते हैं कि सर हमने ये रूट कनाल कराई है, कहीं और से कराई है और जिसके बाद हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बताएं, तो हम हमेशा देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस कोई ना कोई लैकिंग्स होती हैं। अब वो लैकिंग्स क्या हो सकती हैं? या तो आपकी रूट कनाल की सफाई सही से नहीं हुई हुई, या उसकी जो भराई होती है वो सही से नहीं हुई हुई, या कभी कभी क्या होता है कि औजार का टूट जाना होता है कि औजार डेंटिस्ट से गलती से टूट सकता है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, मगर औजार टूटने की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि दांत में सही से क्लीनिंग नहीं हो पाती इन सब वजूहात की वजह से, और
वहाँ पे जो जरासीम है वो एक्यूमुलेट होके किसी न किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो कि पेन भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है, दाना भी हो सकता है। सो जब भी हम पेशेंट की री रूट कैनाल या दोबारा रूट कैनाल कर रहे होते हैं, हम यूजुअली पेशेंट को कोट करते हैं देयर इज 50% चांस कि हम उसको करेक्ट कर पाएंगे, 50% चांस होता है कि वो सही नहीं हो पाएगी। बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ 50% हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप री रूट कैनाल की तरफ जाएं, अनलेस आपको डेंटिस्ट मना कर दे कि नहीं इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो और कोशिश ये करें आप जब भी रूट कैनाल करा रहे हो आप रूट कैनाल स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ताकि जो सक्सेस के चांस है या कामयाबी के इम्कानात हैं वो रोशन हो। सो री रूट कैनाल की ज़रूरत हो तो ज़रूर करवानी चाहिए। अगर कोई आपसे कंसल्टेशन लेना चाहे या फिर कोई प्रोसीजर करवाना चाहे तो आप कराची के किस एरिया में प्रैक्टिस करते हैं? सो शुएब कराची में DHA में प्रैक्टिस करते हैं हम, इसके अलावा PCHS या तारिक रोड के एरिया में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वो दो एरियाज़ हैं जहाँ पे यूजुअली हम आपको मिलेंगे। अगर किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना है तो @M रिजवान नज़ीर के नाम से मेरी इंस्टाग्राम के ID है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम ID पे हमारे सारे केसेस देख सकते हैं, जो हम केसेस परफॉर्म करते हैं हम यूजुअली लगाते हैं। और DHA में और बहादुराबाद ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान कि आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट करा। थैंक यू। तो शुएब आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच।